हमने सुना है कि आपके इंस्टीट्यूट में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी बैच होता है। तो पहले तो हमें आप उस बैच के बारे में बताइए। मैम तो हमने अच्छा है। देखा है कि बच्चे 9th-10th में 11th-12th में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी। देन व्हाई नॉट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी व्हाइल डूइंग द ग्रेजुएशन? और मैम अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल आपके इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स करना चाहे हुँ, हुँ। या तैयारी करना चाहे तो आप उनको कैसे कोचिंग प्रोवाइड करते हैं? वीकेंड बैच होते हैं, ऑनलाइन होता है, क्या प्रोसीजर होता है? अगर मैम मैं ये पूछूं कि ईडन आईएएस में आपके बेस्ट सेलर कोर्सेज कौन से हैं? मैम आपकी टीम की क्या मोटिवेशन रही है ईडन आईएएस को शुरू करने में? हुँ। और ऐसा आप ईडन आईएएस में क्या यूनिक प्रोवाइड करते हैं जो कि बाकी इंस्टीट्यूट से बेटर आपको लगता है कि हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे? हमें थोड़ा बताइए। ओके, तो मैम हमने देखा है देयर आर वेरी लेस फीमेल्स इन यूपीएससी सेक्टर ओके। and what is the reason for that and how do you feel being a female and when you teach how do you feel about that? मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि यूपीएससी सेक्टर में पढ़ाने के लिए हुँ, हुँ। देयर मोर फीमेल्स शुड बी एक्टिव फॉर टीचिंग, राइट? एक्चुअली आई बिलीव बिकॉज ये सेक्टर, ये टीचिंग जॉब जो है ये मेल डोमिनेटेड ज़्यादा है, स्पेशली इफ वी सी यूपीएससी सेक्टर। हमने सुना है कि आपके इंस्टीट्यूट में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी बैच होता है। तो पहले तो हमें आप उस बैच के बारे में बताइए। वरुण आई वुड टच वुड कैसे मेरे दिमाग में आया था मुझे नहीं पता। 2018 के अराउंड या 17 के अराउंड हमने एक बेसिक प्लान सोचा। मेरे दिमाग में ऐसे ही मैं रॉय सर से बात कर रही थी ना, मैंने कहा सर 21 साल की एज में वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि बच्चे एग्जाम देने आए, यूपीएससी आपको एलिजिबल मानती है, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जी सकते हो, जी जी। ठीक है, एक साल आप 21 से 22 हो जाओगे, ठीक है। तो लाइफ में एग्जाम का फंडा क्या है? व्हाट डू यू थिंक, एग्जाम कब देते हैं लोग? हम तैयारी करके या तैयारी करने से पहले हम तैयारी करने के बाद ऑब्वियसली। देते हैं? जी। तो अगर यूपीएससी कहती है कि 21 साल की उम्र में आप तैयारी करके, मतलब आप तैयार हैं एग्जाम आप देने के एग्ज़ाम लिए, दे सकते हैं, हाँ, भले ही आप तो तैयारी पहले तैयारी स्टार्ट। कब से हो रही है आपकी? इसका मतलब अंडर ग्रेजुएट टाइम से। जी। देयर इट क्लिक मी कि यूपीएससी का सिलेबस भी इज मोर लेस ग्रेजुएशन के अराउंड है, जी जी जी। और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका थोड़ा सा, अगर आप ऑप्शनल डेप्थ जी की जी तरफ जी। जाते हैं तो वहाँ इट केम टू आवर माइंड एंड वी वर इंडियाज फर्स्ट फॉर्मल इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट अ 3 ईयर फॉर्मल एग्जामिनेशन। वरना लोग क्या होता है कि बच्चों को 3 साल 3 बार सिलेबस रटा देते हैं या फिर तोड़ तोड़ के करते हैं। तो जी। हु इज टेकिंग दिस गारंटी कि आप खुद सोचो 10th स्टैंडर्ड में आपको 7th स्टैंडर्ड में अगर टॉप भी किया था तो आपको याद थी चीज़ें? नहीं थी। नहीं। लॉजिक ये कहता है कि 3 साल को 3 अटेम्प्ट की तरह लेके चलना है। एंड टचवुड वी वर लाइक, हमने पूरे 3 बैचेस चलाए, 4 बैचेस चलाए, रिजल्ट हमारा हुआ। शुरुआत में 13 बच्चों से शुरुआत की थी। अभी हमारे पास अराउंड, आई वुड से, क्योंकि अभी भी 12th के बाद तैयारी करने का मतलब थोड़ा सा। थोड़ा सा पीछे है, अभी 1-2 साल और लगेगा टू बी पिक्ड। तो वहाँ अराउंड हमारे पास अभी 500 से 600 बच्चे आ रहे हैं। उसमें भी हमने एक पॉलिसी मेंटेन रखी, विल बी कीपिंग 60 स्टूडेंट, क्योंकि बच्चों से हम करवा रहे हैं। तो वो यस, लक्ष्य नाम है उस बैच का। ओके। कई बार कई वीडियोस बनी हैं, कई बार अप्रिशिएट भी किया गया इसके लिए, रिजल्ट्स भी रहे हैं। जी मैम, तो हमने अच्छा है। देखा है कि बच्चे 9th-10th में 11th-12th में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी। देन व्हाई नॉट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी व्हाइल डूइंग द ग्रेजुएशन हाँ जस्ट आफ्टर बिल्कुल, 12th? बिल्कुल बिल्कुल। एटलीस्ट जब हम यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो हमने देखा कि पहले 2-4 महीने तो हम वर्ड्स के साथ फेमिलियर होने में ही बिल्कुल। लग गए हमें। हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसके बाद टाइम आया याद करने का। तो अगर कोई बच्चा 12th के बाद स्टार्ट करता है तो उस पर कोई प्रेशर नहीं है कि उसे इसी साल एग्ज़ाम देना है। बिल्कुल। तो वो अपना पहला साल, पहले 6 महीने अच्छे से वर्ड्स के साथ फेमिलियर होना, टर्म्स के साथ फेमिलियर होना, पढ़ने का एक रूटीन सेट करना, अपने टाइमलाइन को मैनेज करना, बिल्कुल, ये जो टाइम लोगों का वो भी नॉर्मली बिना प्रेशर के। बिना प्रेशर, जो ये टाइम ग्रेजुएशन के बाद ख़राब होता है, वो आपका सेव हो जाएगा, आप ग्रेजुएशन के साथ ही सीख एग्जैक्टली। जाएंगे। और एक टेक्निकल व्यू पॉइंट से सोच के देखिए, बच्चे के हाथ में आप पहले पहले आप मान लिया जाए कोई भी एक XYZ, वैसे भी इंडिया में एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि अगर हमें रास्ता पता भी नहीं होता तो हम कहते हैं कि यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ और चले जाओ, जवाब देना है हमें कुछ भी, मतलब वी कैन नॉट से नो।
फ्रैंकली तो नॉर्मली लोग क्या बताते हैं, किसी बच्चे को क्या रिकमेंड करते हैं, अच्छा तैयारी शुरू करो, एक काम करो 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी कर लो और द हिंदू का न्यूज़पेपर शुरू कर दो। आपने एक पैरिटी देखी है? एनसीईआरटी 6 से 12, बच्चा 6 से 10 भी पढ़ता है तो इट इज समथिंग विच इज वेरी ल्यूसिड इन जी। लैंग्वेज। हाँ, दूसरी साइड आप उसको क्या पकड़ा रहे हो, द हिंदू। Yeah. मीन्स द हिंदू का हर एक कॉलम लिखने वाला बंदा एक स्पेसिफिक इंसान, मतलब Yeah. दैट इज अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। एक अगर इकोनॉमिक एक्सपर्ट है अपनी एक्सपर्ट field. लिख रहा है जी तो एक साइड तो आप उसे बिल्कुल रेगुलर चीजें बता रहे हो, दूसरी साइड तो वो कोप नहीं कर पा जी रहा जी है। जी, ब्रिज नहीं कर पा रहा गैप को। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि शुरुआत में नहीं करते तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। और वो कन्फ्यूज़न आप ज़रा सोच के देखो, मेरे पेरेंट्स ने मुझे तैयारी करने को भेजा, 2025 का 24 का मेरा अटेम्प्ट है, अभी मैंने जून में एडमिशन लिया, 4 महीने मेरे इसमें ख़राब हो गए जी और उसके बाद मेरे पास आ गए नवंबर दिसंबर। अब मुझसे ये जो आवाम है ये कह रही है कि आप तुमने नोट्स कितना बनाया, क्या तुमने हिंदू का पूरा जिस्ट कर लिया, अच्छा तुमने ये पर्टिकुलर चीज़ कर ली, अच्छा जी तुमने स्टैंडर्ड बुक्स क्या क्या पढ़ी। आप जरा सोच के देखिए, हाउ वुड यू फील? जी। मैम हमारी फीलिंग तो ऐसी थी कि जब स्टार्टिंग में जिसने जो बोला वो बुक खरीद के पढ़ने लग गए, और जब एग्ज़ाम आता था तब तक तो रिवीजन किस सोर्स इतना को देनी है। डेस्परेशन कि कुछ भी मिल जाए। जी जी जी, और किस सोर्स को रिवीजन देनी है ये भी नहीं याद रहता था। एग्जैक्टली। तो ये बहुत एक सिनेरियो है। तो अगर कोई अंडर ग्रेजुएट स्टार्ट करता है तो जो टाइम आपका नॉर्मली ख़राब होना होता है सीखने में, क्या पढ़ना है क्या नहीं, कैसे मैनेज करना है, वो आपका एक नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा, और आप जब टाइम आएगा एग्जाम देने का तब तक आप एकदम परफेक्ट होंगे। परफेक्ट मीन्स कंपैरेटिवली बेटर होंगे। एग्जैक्टली। जी मतलब कम से कम ये नहीं रहेगा आपके दिमाग में कि ये गलती कर दी तो ये मेरा अटेम्प्ट खराब हो रहा है। आपका अटेम्प्ट नहीं खराब हो रहा है। आइडियली आप 3 अटेम्प्ट की जिंदगी जी रहे हो, लेकिन आप रियलिटी का एक अटेम्प्ट भी एग्जॉस्ट नहीं किए हो। जी जी। और अगर किसी को अटैम्प्ट देना ही है तो वो हमने जैसे बात की, वो अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स या मॉक टेस्ट दे के वो फील ले सकता है, एंड देयर इज नो नीड टू वेस्ट यूपीएससी अटेम्प्ट। डेफिनेटली आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखो, असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर उठा जी हुआ, जी ठीक जी है। एनसीईआरटी का जो रियल प्ले होता है ना, वो असिस्टेंट कमांडेंट एसी के पेपर में होता है। मींस आई वुड टेल यू, आपको कौन सी लाइन से कितना ट्विस्ट करके क्वेश्चन बना देंगे, जी जी यू विल गेट अ होल न्यू वे टू रीड एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी पढ़ने और देखने का एक नया ही तरीका आपको असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर से आ जी जी जाएगा। बिल्कुल। जैसे कि आप पीवाईक्यूज करते हो, और आइडियली अगर आप देखो एक छोटी सी बात, तो पैरिटी कितनी है एग्जाम में जाओ। मतलब मैं आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट यूपीएससी, सॉरी इट वुड बी टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू से, बट आई एम टेलिंग यू, एग्जाम दे कौन कौन रहा है? एक फ्रेश बच्चा दे रहा है, एक ऐसा बच्चा जिसने 3 प्रीलिम्स नहीं निकाली है। आप भूल रहे हैं कि 3 प्रीलिम्स नहीं निकाल के लोगों ने रैंक 1 भी ले आई जी है, जी ठीक जी है। जी एक ऐसा बच्चा जो कि ऑलरेडी मेंस दे चुका है, एक ऐसा जो इंटरव्यू दे रहा है, और एक ऐसा जिसने रैंक इंप्रूवमेंट करनी है अपनी। जी जस्ट थिंक ऑफ दैट पर्सन। मतलब कोई कंपैरिजन है नहीं। अगर मुझसे कुछ एक, आई होप, आई विश अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ऐसा सोचती कि जो लोग रैंक इंप्रूवमेंट वाले हैं उनकी कुछ नंबर, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होनी चाहिए, जी जी कि वो इतने में से वो लोग आए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास दे हैव समथिंग। यस यस। आई नो ये दिस इज टू मच टू आस्क फ्रॉम यूपीएससी, बट डेफिनेटली। बट हाँ ऑब्वियसली ये है कि जब भी रिजल्ट आता है उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वो होते हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम क्लियर कर चुके थे और रैंक इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। कुछ वो होते हैं जिन्होंने इंटरव्यू बहुत बार दी हुई है, और कुछ वो होते हैं जो बिल्कुल ही बिगिनर्स होते हैं। तो ये हो जाता है कि बिगिनर्स को फिर कंपैरेटिवली बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा पड़ता है। उसी लिस्ट में आने के लिए। बिल्कुल। जी मैम, जो आपके टीचर्स होते हैं और वो अंडर ग्रेजुएट बैच में भी वही टीचर्स होते हैं, और जो नॉर्मल बैच चलता है आफ्टर ग्रेजुएशन उसमें भी सेम टीचर्स होते हैं हाँ, आपके? बिल्कुल सेम टीचर्स होते हैं। इनफैक्ट आई वुड टेल यू, हमारे जो पढ़ाने का तरीका होता है वो हमने टारगेट बेस्ड रखा है। इट मीन्स आप ये खुद सोच के देखो, फंडामेंटल राइट्स में क्या ऐसा कम पढ़ा दें जो कि अंडर ग्रेजुएट को समझ में आए। जी जी ऑब्वियसली। एक बच्चा 18 साल का हो करके आप आराम से कंट्री की प्रॉब्लम समझ करके एक किसी को वोट कर सकता है, जी, ठीक जी, है। जी। तो वही 18 साल का बच्चा लक्ष्मीकांत या उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड बुक्स क्यों नहीं समझ और सकता? आजकल तो मैम जनरेशन वैसे ही बिल्कुल। बहुत एडवांस है। एग्जैक्टली। बस हमने टारगेट क्या रखा है 3 सालों में, कि फर्स्ट ईयर में आपको 10 to 15% तक परफॉर्म करना है एंटायर, ठीक है। उस फर्स्ट ईयर की जो फिल्टर्ड रिजल्ट मिलेगा उसके हिसाब से हम सेकेंड ईयर प्लान करते हैं और थर्ड ईयर। ओके, तो आप ऐसे कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा है और आपके साथ वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है,
तो आप उन्हें साल के एंड में एक मॉक टेस्ट लेते हैं, यू So गिव we देम अ call फील it ऑफ यूपीएससी। we call it a Eden measure। ओके और अगर आपने हमारा प्रीलिम्स निकाला तो हम आपको अपना मेंस लिखने देते हैं। ओके ओके मतलब ओके। इट इज जस्ट लाइक कि यू नो इट्स जस्ट लाइक कि एक थप्पड़ मार के जगा दिया कि ये वाली गड़बड़ हुई जी थी जी जी। एंड दिस ईयर दिस इज एंड बेटा जो सेकेंड है ईयर वो दे कैन इम्प्रूव मोर एंड थर्ड ईयर एग्जैक्टली मोर एंड फाइनली एग्जैक्टली। द सो फोर्थ ईयर हम दे कैन गिव वहाँ यूपीएससी। कंपैरेटिव रखेंगे। मतलब आप कहते हैं ना, सुना है कि सेल्फ कंपटीशन इज द बेस्ट जी कंपटीशन, जी जी जी। दैट इज द थिंग। ओके और मैम ये जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आते हैं 12th के बाद, ये सीरियस होते हैं यूपीएससी की? ये मोस्टली रील्स देख कर आ जाते हैं और कुछ टाइम क्लासेस लगाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, ऐसा अगर कुछ आप होता है? मुझसे बहुत ऑनेस्ट रिव्यूज पूछेंगे जी तो मैं आपको बता रही हूँ 70% ऐसे बच्चे हैं मेरे पास जो बहुत सीरियस हैं, ओके ठीक है। 30% बच्चे आई वुड से उनका प्रॉब्लम ये है कि वो अभी भी चीज़ों को सोच रहे हैं काफ़ी दूर है, ठीक है। बट बीइंग अ टीचर, वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स और टीचर्स कभी मतलब उस हिसाब से हम अपना होप रखे रहते हैं। जी 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 तो जी। वो 30% को ग्रूम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। बट एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं मैं, यूपीएससी कहीं से भी ये नहीं कहती कि आपके पूरे बाल तेल लगा के चिपके होने चाहिए, ठीक है। आप शैतान, बदमाशी, ये सारी चीज़ें नहीं सी मार्क्स और शांत होना या बिल्कुल वो बिल्कुल मैच नहीं करता। नो मैंने डाउट। सबसे शैतान बच्चे को क्लास में टॉप करते देखा है। नहीं, नो डाउट कि जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनको यूपीएससी में तैयारी करना थोड़ा आसान रहता है बिकॉज उनका रूटीन ही वैसा होता है। बट यूपीएससी में हमने हर तरह का एग्जाम्पल देखा है, ठीक है। जो बच्चे 10th 12th में फेल हुए हैं, बहुत बेयरली पास हुए हैं, उन्होंने भी यूपीएससी को बहुत अच्छे रैंक से निकाला है। तो इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पहले से ही बचपन से इंटेलिजेंट हो तो ही यूपीएससी हो पाएगा, हाँ, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मतलब यूपीएससी इज मोर लाइक कंसिस्टेंट, मोर फॉर कंसिस्टेंसी देन दैट ऑफ कि आई का आईक्यू लेवल क्या है। अब मैं जी आपको एक बात बता रही हूँ, जो माहौल होता है, जब मैं अपने ही जैसे 18-19 साल के सब लोगों को compete करते देखूँ अपने आसपास, तो वो माहौल आपको जब जागो तब सवेरा काइंड ऑफ चीज़ों में टर्न करता है। और एक थोड़ा टाइम मिल जाता है अंडर ग्रेजुएट वालों को वो संभलने में। एग्जैक्टली, गलतियाँ करने में क्या प्रॉब्लम है, सुधरने। वक्त होना चाहिए सुधरने के लिए, हाँ और अगर वो ग्रेजुएशन से पहले, वो एक अच्छा टाइम है। एग्जैक्टली। और मैम अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल आपके इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स करना चाहे या तैयारी करना चाहे तो आप उनको कैसे कोचिंग प्रोवाइड करते हैं? वीकेंड बैच होते हैं, ऑनलाइन होता है, क्या प्रोसीजर होता है? सी अगर आप मुझसे पूछेंगे, वी बिलीव इन वेरी नेचुरल वेज। हम ऐसा नहीं लगता है कोई रॉकेट साइंस वीकेंड को लगा ले, तो हमें वीकेंड को हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जी जी जी। रादर हमने उनको इस तरह करके रखा है, हमने बहुत अर्ली मॉर्निंग और बिल्कुल लेट नाइट बैचेस रखे हैं। मैम वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आपके ईडन आईएएस इंस्टीट्यूट में क्या कोर्स है? मींस आप ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं या वीकेंड बैच प्रोवाइड करते हैं? बेसिकली वी डोंट बिलीव इन वीकेंड काइंड ओके ऑफ थिंग्स फिलहाल के लिए, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस इज़ बेटर। क्योंकि हम लेट इवनिंग बैच चलाते हैं या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग बैच चलाते हैं, ओके क्योंकि एक इंसान जो पूरे 5 दिन अपनी कमर तोड़ के ऑलरेडी आया है, ठीक है, फिर 8-9 घंटे एक एक दिन बैठना, फिर उसको रिटेन करना। आइडियली वो 8 घंटे की पढ़ाई भी वो हर 2 घंटे 2-2 घंटे करके ही रिवाइज करने वाले हैं। जी सो व्हाट वी सी कि अगर एक फर्स्ट स्टैंस में अगर कुछ हम डिलीवर कर रहे हैं स्टूडेंट को, दैट शुड गो ऑर्गेनिक टू द स्टूडेंट। और वो ऑप्शनल है तो अर्ली मॉर्निंग 6:30 का बैच होता है हमारे यहाँ, 5-6 ओ क्लॉक के अराउंड का जीएस का बैच होता है। तो अगर कोई उसमें किसी को सूट करता है तो इट्स गुड। और एल्स वी हैव अ हाइब्रिड थिंग, लाइक आपको ऑनलाइन कम ऑफलाइन लाइव। कि मीन्स अगर कोई बच्चा नहीं आ पा रहा कुछ क्लासेस या मैक्सिमम क्लासेस बिकॉज ऑफ द जॉब और यू नो कि डिफरेंट स्टेट है या कुछ भी रीज़न है, तो आप उनको ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं? Exactly. Remember, we said this is a जी student-oriented जी coaching, जी। whatsoever it takes to make the exam clear. अगर मैम मैं ये पूछूं कि ईडन आईएएस में आपके बेस्ट सेलर कोर्सेज कौन से हैं? Okay. ईडन आईएएस में बेस्ट सेलर अगर मैं बोलूँ तो वैसे तो वी आर गुड विथ एवरी पोर्शन। हम कोई भी कोर्स बहुत 100% देते हैं, और बच्चों को ये बहुत पसंद है कि ईडन आईएएस सेंस ऑफ कंप्लीशन देता है। 95% तक सिलेबस कवर करते जी हैं। जी जी। हमारा मानना है कि
हम ऐसा कुछ नहीं कहते कि हमारी कॉपियों से आ रहा है, हमारी किताबों से आ रहा है। एक्चुअली क्लेम करना बहुत गलत लगता है मुझे, क्योंकि आई वुड से अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो आप 95 आप अपना सारी जान लगा के सिलेबस पढ़ाएंगे अपना, जी जी और आप जब सारा सिलेबस ही पढ़ा रहे हो तो आना ही वहाँ से है। बट अगर हम बात करें कि ऐसे कुछ कोर्सेज जो बहुत पसंद आते हैं, तो वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हमारा लक्ष्य है। बीइंग द फर्स्ट, तो वो हमें काफ़ी सराहा जाता है, क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया है, क्योंकि जो कल खुले हैं उन्होंने 3 साल का एक बैच भी नहीं पूरा किया है। जी 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 और दूसरा जो सबसे ज़्यादा लाइक अगर आप उसे कहोगे सेल्स के हिसाब से, तो इट इज सोल्ड लाइक हॉट केक्स, तो एथिक्स है तीर्थंकर सर का। तो इट्स कई बार हमें कॉल आती है रिसेप्शन पे, लोग ऐसे पूछते हैं कि हेलो तीर्थंकर कोचिंग से बात कर रहे हैं तो एथिक्स पढ़ना है, तो दिस इज आल्सो आई थिंक। हाँ जी। मैम आपकी टीम की क्या मोटिवेशन रही है ईडन आईएएस को शुरू करने में, और ऐसा आप ईडन आईएएस में क्या यूनिक प्रोवाइड करते हैं जो कि बाकी इंस्टीट्यूट से बेटर आपको लगता है कि हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे, हमें थोड़ा बताइए। वरुण, एक बहुत ही फेयर सा पार्ट अगर मैं बोलूँ तो मेरा ये बिलीव है, मेरा बिलीफ है कि कोई भी टीचर अच्छे बुरे नहीं होते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट दैट जो आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर भी अगर आपको समझ नहीं आते हैं, जी तो वो आपके लिए शायद अच्छे टीचर नहीं हैं, वो किसी और के लिए हैं, आपके लिए कोई और होंगे। जी क्योंकि जी जी आप जानते हो आजकल की दुनिया में इट्स लाइक इंटरनेट वर्ल्ड, तो लोग क्लास वीडियोस डेमोज इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अगर बच्चा किसी नाम पे जाता है कि ये वाला नाम है, ये पुराना चला आ रहा है, ये है, तो वो ट्रूली एक एस्पिरेंट नहीं है, एक एंथुजियास्ट। एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी एस्पिरेंट एंड यूपीएससी एंथुजियास्ट। एंथुजियाज्म इतना लंबा नहीं चल सकता है, एस्पिरेशन लंबा चलता है। कमिंग बैक टू द आइडिया और द विजन ऑफ ईडन आईएएस में अगर आपको बोलूँ, तो ईडन आईएएस एक कलेक्टिव अप्रोच था। शुरुआत हमने की रॉय चौधरी सर और मैं, क्योंकि वो एकेडमिक्स देखते हैं, मैं मैनेजमेंट देखती हूँ, दोनों का बहुत बड़ा रोल है, एक दूसरे के बगैर दोनों ही बेकार हैं। तो रॉय चौधरी सर का एक विज़न ये था कि हम आई वुड नॉट टेक द नेम्स, हम अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए थे। तो वहाँ क्या होता था कि एक टीचर को एक फ्रीडम ऑफ मतलब ये नहीं मिलता था कि आप अपने स्टूडेंट को 4 अलग से चीज़ें दे दो, ठीक है। अब एक टीचर ज़्यादा बेहतर समझ सकता है कि यूपीएससी कैन बी प्रिपरेशन कैन बी इनटू अ स्टील फ्रेम और नॉट, ठीक है। क्लास में 250-300 बच्चे बैठे हैं, सामने अगर हमें भी खड़े होके लग रहा है कि उस बच्चे के दिमाग में नहीं जा रहा, आइडियली एक टीचर को बुरा लगता है। कोचिंग का माइंडसेट और ये जो इंस्टीट्यूट का माइंडसेट है वो अलग हो सकता है, बट एक टीचर का माइंडसेट यही रहता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, दे आर लुकिंग अप टू मी, दे आर काउंटिंग ऑन मी। तो कोचिंग की तो बुराई बाद में हो रही है, मेरी बुराई पहले हो रही है कि मुझे ये सर नहीं समझ आ रहे हैं, मैम नहीं समझ आ रही हैं। तो जब हमने ये शुरू किया था, हमारा एक ही व्यू पॉइंट था कि हम स्टूडेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। आज की डेट में भी अगर आप ईडन आईएएस को देखेंगे, वी आर नो बैनर पोस्टर कोचिंग, यू विल फाइंड barely a single banner or poster in the market, but yes we have a good huge student base, क्योंकि हमें वो बच्चे पसंद करते हैं जिन्होंने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे रखा है, मतलब एक लड़कपन खत्म हो गया है, आके वो भीड़ देखना, बिल्डिंग की एलिवेशन देखना वगैरह वगैरह, ये सब खत्म हो गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से उतने नहीं प्रभावित होते हैं। तो अब उन्हें ऐसा लगता है कि देयर इज अ थिंग कि अब क्लास में है, पहले बॉदर नहीं होते थे क्लास में क्या है क्या नहीं है, तो कॉलेज के बाद नया कॉलेज शुरू करने वाले होते थे, बट अब क्या है, तो हमारा जो बेस है और नए बच्चों में जो हमारा बेस है, उसके लिए हमारा ये रूल है कि जो पुराने बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं वो हमें रिकमेंड करते हुए, हैव अ वेरी गुड वर्ड ऑफ माउथ। आपने जैसे बात बोली ना कि मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उनको रिलेट नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ भी एक बारी ऐसा ही हुआ था। लाइक आई हैव बीन इन टीचिंग फ्रॉम लास्ट 4 years एंड एक मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था फॉर इकोनॉमिक्स। तो मैंने बोला उन्हें कि आपके पास तो ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है इकोनॉमिक्स के लिए, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे तो क्लास की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, तो मैं वहाँ पे आके क्या करूँगा। तो उन्होंने भी मुझे यही चीज़ बताई कि हर बच्चा बड़े टीचर्स के साथ रिलेट नहीं कर पाता है। समटाइम्स बड़े टीचर्स वो काफ़ी टाइम हो गया है उन्हें भी स्टूडेंट लाइफ से निकले हुए, वो स्टूडेंट्स को उतना नहीं समझ पाते और उन तक रीच नहीं कर पाते। नो डाउट दे आर वेरी मच क्वालिफाइड, हम मेरे जैसा इंसान उनके बराबर भी नहीं है, लेकिन कई बार हम ऐसे करते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ
एक वो टच छूट जाता है कुछ टाइम के बाद, रिलेट नहीं कर पाते हैं, उनकी सिचुएशंस को नहीं समझ पाते हैं। तो जब हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे तो जो भी हम इंटेलेक्चुअल या जो भी एजुकेशन के रिलेटेड भी बोल रहे हैं वो भी उन्हें नहीं समझ आ पाएगा उतना। कैन आई टेल यू समथिंग जी अबाउट इट? सी ऑल ऑफ अस, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो टीचर हों, हर किसी की ग्रोइंग फेज होती है, जी ठीक है? जी जी व्हेन वी स्टार्ट यंग, तो एक मोटिवेशन होता है कि ज़बरदस्त पढ़ाना है, खूब पैसे कमाना है, जी आई एम जी टेलिंग यू ट्रूथ, वेरी ब्लंट, या बहुत नाम कमाना है। जी 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 बट धीरे धीरे क्या होता है कि वो नाम और पैसे जब बनते जाते हैं, लाइफ में और चीज़ें भी ऐड हो रही जी हैं, क्योंकि जी आप एज अ पर्सन भी ग्रो कर रहे हैं, आप सिर्फ एक टीचर नहीं है। जी पहली जी बात तो बच्चों को हो चाहे दूसरों को, ये सोचना बंद करना चाहिए कि उस टीचर की एक आम लाइफ नहीं होगी, वो क्रिकेट नहीं खेलने जाता होगा, वो सालसा नहीं करती होगी, या कोई गिटार नहीं बजाता होगा, जी या फिर उसके कोई शॉर्टकमिंग्स नहीं होंगे। हम्म। यू वुड नॉट बिलीव, ये जो माइंडसेट है, टीचर सिर्फ टीचर क्लास में है, आउटसाइड उसकी भी अपनी एक लाइफ है। तो जब वो एक एज के साथ बढ़ रहे होते हैं, चाहे वो एक मेल टीचर हो चाहे फीमेल टीचर हो, चीज़ें बढ़ती जाती हैं लाइफ में। और लग्जरी एक ऐसी चीज़ है कि जब हमें लग्जरी मिलती है, जिस चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत की है, जब वो हमारे पास आती है तो हम उसे जीने भी लगते हैं। जी जी फिर जी वो वाला पोर्शन खत्म हो जाता है, अपडेशन कर वाला। जी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि लोग अपडेट कम कर रहे हैं ग्राउंड खुद से को। टच छूट जाता है। एग्जैक्टली। जी 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 और फिर एक वो स्टारडम, वो थोड़ा। हर किसी को अफेक्ट करता है। हाँ और दूसरा ये भी है कि नो ऑफेंस टू एनी टीचर, जो टीचर फेमस है, स्टूडेंट्स उनको अगर मिलना चाहते हैं तो उनकी भी पास भी वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हर एक को उतना टाइम दे सके। हाँ, एंड सम स्टूडेंट्स डू नीड वन टू वन मेंटरशिप, दे I would डू say नीड टू टॉक वन टू वन। all. I would यस, say all. This हैंड is a होल्डिंग उन्हें very, चाहिए, राइट? exactly. जी This is a very personalized kind of examination. आपके लिए जो सिली है, when I this is a very pet dialogue of mine, मतलब when I'm majorly into the mains answer writing portion. So when any student comes to me, I would say कई बार दो तीन बार सिलेबस पढ़ने के बाद भी अब तक पेन ही नहीं उठाई है किसी ने, मतलब जी ये जी जी ये एक अलग लेवल की प्रॉब्लम है। So I tell this to the student, whatever you think is silly, maybe it is silly for me, but it is not silly for you because it is stopping you. जी And whatsoever is stopping you, वो सिली नहीं हो सकता। और मेरे लिए कुछ सिली, उससे आपको फर्क क्या पड़ता है? मैं थोड़ी एग्जाम देने जा रही हूँ, एग्जाम आप देने जा रहे हैं। जी। तो दैट इज अ थिंग। ओके, तो मैम हमने देखा है देयर आर वेरी लेस फीमेल्स इन यूपीएससी सेक्टर, and what is the reason for that, and how do you feel being a female, and when you teach, how do you feel about that? See, I believe when you talk of candidates in female, कुछ सालों से हम देख रहे हैं टॉप में फीमेल कैंडिडेट्स हैं। थोड़े पहले अगर जाएं तो ऐसा होता था कि कई बार फीमेल कैंडिडेट आने पे इंटरव्यू राउंड में थोड़ा सा लोग लिबरल होके मार्क्स भी देते थे। जी जी टॉकिंग ऑफ टीचर्स इन दिस फील्ड, see, we are still in this Indian society. The thing is, teaching is a field जो यहाँ पे शुरू होता है, आइडियली हम कुछ 28-30 सालों की उम्र में शुरू करते हैं, क्योंकि उससे पहले अगर आपके टीचर और आपकी एज सेम होती है तो वो सीरियस लिया नहीं जी, जाता जी, है, जी। ठीक है। और इसी फील्ड में आगे बढ़ते बढ़ते आपको फिर एक, हर फीमेल की लाइफ का एक जोन होता है जब आपको, मतलब आप बिल्कुल ही या तो फोकस्ड रहें या तो आपकी फैमिली लाइफ है। और यूपीएससी एज अ टीचिंग फील्ड बहुत डिमांडिंग है। जी मतलब आप अगर 2 घंटे पढ़ते हो, पढ़ाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको 4 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, अनटिल अनलेस आप गलत कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। जी इस फील्ड में आई थिंक फीमेल डायरेक्टर्स के नाम पे आई थिंक 3-4 लोग ही हैं। जी अभी अभी आए हैं हाँ, कुछ, हाँ बहुत कम है, बहुत कम लोग जी हैं। जी जी और फुल फ्लेजेड वे में अगर स्टार्ट करने की व्यू पॉइंट से भी जाएं, तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था इंस्टीट्यूट, तो मुझसे काफ़ी एज्ड टीचर्स हैं यहाँ पे जो काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन पहले वो शायद एज किसी और टीम का पार्ट बन के कर रहे थे। तो उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट नहीं स्टार्ट इंस्टीट्यूट किया नहीं था हुआ पहले। था, तो जी वो एक इंस्टीट्यूट ओपन करना और एक पढ़ाने वाला पोर्शन, दो अलग अलग चीज़ें जी, होती जी, हैं जी, वहाँ जी, पे। जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि यूपीएससी सेक्टर में पढ़ाने के लिए देयर मोर फीमेल्स शुड बी एक्टिव फॉर टीचिंग, राइट? एक्चुअली आई बिलीव, बिकॉज ये सेक्टर, ये टीचिंग जॉब जो है, ये मेल डोमिनेटेड ज़्यादा है, स्पेशली इफ वी सी यूपीएससी सेक्टर। हाँ है, लेकिन आई वुड टेल यू, जितनी भी फीमेल टीचर्स हैं, दे आर मार्वलस, दे आर Yeah, वर्किंग सो हार्ड।
कई ऐसे नाम हैं आपके सामने हु दे आर वर्किंग डे एंड जी नाइट जी एंड नाम है उनका बहुत ज़्यादा। जी और एक फीमेल टीचर इज़ अ लाइक एनीवे फीमेल इज़ अ सॉफ्ट पावर। या सो व्हेन इट कम्स टू एन एग्जामिनेशन जहाँ मेंटल हेल्थ इतनी बड़ी चीज़ है तो समटाइम्स अ फीमेल टीचर और दे आर एक सूदनिंग टू देयर सेंसिटिव स्टूडेंट। हाँ, एक हाँ सेंसिटिव यस पॉइंट ऑफ व्यू यस से दे आर गुड। हाँ, अच्छा है। इट वॉज अ ग्रेट अनफिल्टर्ड सेशन विद यू एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड हमें भी आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू वरुण। इंडीड मेरे लिए भी काफ़ी नया था ये अनफिल्टर्ड यूनिक आइडिया टू स्पीक आउट। और कीप डूइंग इट, यू पीपल आर डूइंग ग्रेट जॉब, आई मस्ट से। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं आज का पॉडकास्ट। आप प्लीज़ हमें अपने कमेंट्स में बताइए कि आप कौन से सवाल और किन टीचर्स से अपने सवाल पूछना चाहते हैं एंड हम मेक श्योर करेंगे कि हम उनसे आपके सवाल ज़रूर पूछें और आप तक उनके जवाब ज़रूर पहुंचाएं। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच।